सीबीएसई ने 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा का प्रस्ताव रखा है। नवंबर महीने से इसको लेकर के ट्रायल शुरू हो सकता है। यह ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम यानी किताब खोलकर परीक्षा देने का सिस्टम का खास तौर से राजस्थान जैसे राज्य के लिए अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम यह याद दिला दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल जो हैं पिछली गहलोत सरकार पर यह आरोप लगा चुके हैं कि उनके कार्यकाल में हुई 19 परीक्षाओं में से 17 परीक्षाओं में पेपर लीक हुई। तो अगर पेपर लीक को नहीं रोक पा सकते तो बेहतर यही है कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम को ही अपना लें। जी हाँ, हम यह व्यंग के तौर पे नहीं कह रहे हैं, गंभीरता से कह रहे हैं। और देखा जाए तो ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम लागू हुआ तो पेपर लीक से फ़ायदा उठाने वालों की मकसद जो है उनका मकसद हल नहीं हो पाएगा। ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम पूरी तरह से स्टूडेंट के एनालिटिकल स्किल और सब्जेक्ट के कंसेप्ट और उसके एप्लीकेशन का इम्तिहान होगा। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, एक्सपर्ट की क्या राय है। और इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर फुरकान कमर हैं, पूर्व वाइस चांसलर हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, और आलोक पांडे जी हैं, शिक्षाविद हैं, और हमारे सहयोगी मुबारिक भी जुड़ेंगे। प्रोफेसर कमर साहब के पास आता हूँ। सर, आप तो वाइस चांसलर रह चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य है कि आप से बात कर रहा हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ सर, ओपन बुक एग्ज़ाम होता क्या है, कैसे पॉसिबल है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। वैसे मैं बिहार से आता हूँ, बिहार यूपी में तो हमेशा से ओपन बुक ही रहा है सर, आप देखते हैं। मनोरंजन जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इसमें आने का मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आपने शुरुआत की कि अगर हम नकल नहीं रोक सकते तो ओपन बुक एग्जाम कर दें, मेरा ख्याल ये बात सही नहीं है। जी अगर नकल नकल ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी हो सकती है। देखिए, अगर हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन पर नजर डालें तो पढ़ना, सुनना, समझना, सीखना, जो सीखा है उसको याद रखना, जब वक्त पड़े तो उस याद रखने को रिकॉल करना और उसको अपने जीवन में उतारना, यही काम आज आपने अपने इस प्रोग्राम में भी किया होगा। अब यहाँ पर यह होता है कि जो एक हायर ऑर्डर स्किल है, एनालिटिकल स्किल है, जिसमें कि एप्लीकेशन और एनालिसिस का महत्व बहुत बढ़ जाता है, तो वहां पर इस बात को मानना कि सब चीजें जो पढ़ी हैं वो हमेशा याद रहेंगी और उसको हम रिकॉल करके ही उसको लिख पाएंगे, फैसला कर पाएंगे, ये मेरा ख्याल कहीं पर उचित नहीं है। इसलिए ओपन बुक एग्जामिनेशन इसका मौका देता है कि लोगों को अगर ये मालूम है कि वो अगर किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, किसी चीज को समझने का और प्रयास कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन ढूंढें अपनी किताब से, रेफरेंस मटेरियल से, और जो दूसरे सोर्सेज हो सकते हैं उनसे भी वो मटेरियल ढूंढें। केवल अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं करें। तो ये एक एनालिटिकल टेस्ट का तरीका है, एप्लीकेशन ओरिएंटेशन को बढ़ाने का तरीका है। और मेरा ख्याल ये कि नेशनल लेवल पर मैं बात करूंगा, मैं खुद को राजनीति से तो अलग करूंगा, कि ये स्वागत योग्य कदम है। स्वागत योग्य इसलिए भी कि पहली चीज तो ये नहीं हुआ कि एकदम से किसी ने सोचा और उसको पूरे देश भर में लागू कर दिया, बल्कि कहा कि हम इसको कुछ स्कूलों में लागू करके देखेंगे, कुछ ट्रायल करेंगे कि कैसा होता है। क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाएं एक पद्धति से और एग्जामिनेशन दूसरी पद्धति से ले लें, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो ट्रायल है ये सिर्फ अभी हो सकता है कि कुछ ऐसे स्कूलों में हो जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, तो शायद ट्रायल वहां भी करना पड़ेगा जहां पर के डिजिटल की सुविधा नहीं है। कई फैसले और करने होंगे कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, क्योंकि ओपन बुक दोनों तरीकों से हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसको आइदर और आर के फ्रेम में न देखा जाए कि या तो ओपन बुक होगा या क्लोज बुक परंपरागत तरीके से होगा। ये हो सकता है कि दोनों के मिश्रण से ये इम्तिहान हो, ताकि दोनों स्किल्स तय हो। देखिए, आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं प्रोफेसर तो साहब, मेरा एक सवाल है छोटा सा। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये ओपन बुक एग्जाम नकल से कितना अलग है। देखिए, इसमें जो सवाल हम फ्रेम करते हैं यानी उससे ये जुड़ा हुआ है कि अगर हमने सवाल ये फ्रेम किया एग्जामिनेशन में कि फला चीज क्या है और उसका जवाब ढूंढना है,
तो किताब से आपने फौरन उसको कॉपी कर लिया। लेकिन अगर यहीं पर सवाल ये है कि मान लीजिए कि भारत में जो है वो पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है, और इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, तो सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप मटेरियल ढूंढ के बताएं कि भारत में पीने के पानी की समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। जी। अब इसका जवाब किताब में एक जगह नहीं मिलेगा। ये कुछ तो उस बच्चे को याद होगा, जो कुछ इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ा होगा, आपने साइंस की किताब में पढ़ा होगा, कुछ वो ढूंढेगा, कुछ तलाश करेगा और उन सबको मिला करके लिखेगा। तो ये बिल्कुल उससे अलग है। नकल ओपन बुक में भी हो सकती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, आलोक जी को यहाँ पे, आलोक जी को लेके आता हूँ। आलोक जी, प्रोफेसर साहब ने अच्छा खासा मुझे समझा दिया, मेरा अच्छा खासा लेक्चर ही हो रहा था, मैं बड़ा पेशेंसली सुन भी रहा था, और क्योंकि मुझे उतना ज्ञान है नहीं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, उसको मैं बोलूँ कि बेटा ऐसा है, ये किताब लेके अब आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वो तो पढ़ेगा ही नहीं, कुछ बोलेगा हो गया मेरा। देखिए मनोरंजन जी, ओपन बुक एग्जाम का कुछ हिस्सा तो अभी भी लागू है। जो हम लोग पैसेज करते हैं उसका जो और आंसर निकालते हैं वो ओपन बुक ही तो है, हमने उसी सिस्टम से लिया है। अभी भी जितने एग्जाम हो रहे हैं उसमें हिंदी में अपठित गद्यांश पद्यांश लेते हैं और इंग्लिश में भी लेते हैं, वो ओपन बुक का हिस्सा है। लेकिन अब आप 100% ओपन बुक कर देंगे, ये विद्यार्थियों के मस्तिष्क के साथ अन्याय होगा। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो ओपन बुक सिस्टम के साथ अपने आप को कंफर्टेबल पाएगा, बहुत सारे बच्चे जो कंफर्टेबल नहीं पाएंगे। तो ओपन बुक का 20% 30% तो हम रखते ही हैं, आप उसे 100% कर देंगे और उसके बाद बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो उस बुक से पढ़ के एनालिटिकल हो जाए। यहाँ बीएससी और जो एमएससी करते हैं वो भी उस सिस्टम को उस तरह से ट्यून अप नहीं हो पाते हैं। हम 9th के बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं, ऊपर से फिर सीबीएसई गाइडलाइन देता है कि बच्चा अगर कुछ भी लिख दे तो आपको नंबर लिख के आना, अगर इक्विवेलेंट लिखा हुआ तो आपको नंबर देना है। आप समझिए, हम अपनी पीढ़ी के साथ हमने एक चीज देखी मनोरंजन जी, पढ़ाई के सिवाय दुनिया की हर चीज टफ हो गई है। लेकिन जो हम लोग हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी करते हैं, इसका हम सरलीकरण करते चले जा रहे हैं। आज जो दुनिया में नॉलेज का डंका बजता है, जो आज 35 साल से लेकर 50 साल के जो लोग हैं, उन्होंने याद करिए कि हम लोगों ने किस सिस्टम में एग्जाम दिया है, और उस नॉलेज की वजह से आज हम दुनिया में डंका बजा रहे हैं। जो ये नई पीढ़ी कोविड के बाद भी और जो तैयार हो रही है, उसके साथ हम एग्जाम को इस तरह से कर दे रहे हैं कि नंबर 99% आता है बच्चे का, लेकिन वो जो पुराने समय में 60% लाता था उसके सामने भी नहीं टिकता है। एग्जाम को इतना सरलीकृत और इतना एक जैसा मत कर दीजिए। ओपन बुक का कुछ हिस्सा रख लीजिए, अगर अभी आप 20-30% रखते हैं उसे 40% कर दीजिए। 100% ओपन बुक सिस्टम, ये नकल रोकने की सरकार की अपनी फेलियर को छुपाने का तरीका मैं खुलेआम कहता हूं। सरकार नकल नहीं रोक पा रही, बोले किताब लेके चले जाओ बेटा। वो आदर्श बातें हैं कि हम ऐसा प्रश्न करेंगे। मनोरंजन जी, आंसर ऐसे लिखे जाते हैं, कुछ बच्चे तो 5 क्वेश्चन रख के एमबीए कर लेते हैं कानपुर में, 5 ही रखते हैं एक पेपर में, वही लिखाते हैं और पास हो जाते हैं। वहां आप ओपन बुक कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय साजिश हो भारत की एजुकेशन सिस्टम को फेल कर दिया जाए। नहीं, मैं सही इससे है। सहमत बिल्कुल नहीं हूं। नहीं, आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आलोक जी, और आपने कहा कि हमने कैसे पढ़, हम तो सोटा के डर से पढ़ लिख गए और यहाँ तक पहुंच गए। वो जो मार लगती थी ना बाबूजी की और मास्टर साहब की, वो उसने बड़ा रोल अदा किया। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपने आलोक जी का सुना, उनका कहना कि सबके लिए लागू मत कीजिए, 20% है तो 40% कीजिए। अभी तक हम ये जानते थे कि हमें मालूम है कि इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम्स में बुक अलाउ करता था, पहले कैलकुलेटर अलाउ किया जाता था, बुक अलाउ किया जाता था, लेकिन क्या जो बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उन सब में क्या ये ज़रूरी है, कर देना चाहिए? क्या ये जो ये आर्गूमेंट है कि आप नकल की अपने रोकने को छिपाने के लिए आप ओपन बुक कर रहे हैं, ये भी तो वैलिड आर्गूमेंट है? नहीं, मैंने मनोज जी की बात आप पूरी तरीके से सुनी। देखिए, इसको आप इस तरीके से नहीं लें कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आसान है और इससे नकल रोकी जा सकती है, जो मैं पहले कह चुका। ओके। मैं दूसरी बात ये कह चुका कि 100% ओपन बुक ही होगा, ऐसा निर्णय करना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी रिकॉल की भी अपना एक महत्व है और उसको भी जारी रखना चाहिए।
ओपन बुक एग्जामिनेशन एक एग्जामिनेशन की पद्धति है, और ये ऐसा नहीं है कि ये पद्धति पहली बार एक बहुत ही क्रिएटिव तरीके से केवल भारतवर्ष में इस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं। दुनिया के कई देशों में अलग अलग लेवल पर ओपन बुक एग्जामिनेशन है। बात सीधी सी ये है कि आप एग्जामिनेशन के द्वारा क्या मतलब इवेलुएट करना चाहते हैं। अगर आपका इवेलुएशन ये है कि जो आपने पढ़ा और सीखा उसको कितना याद रखा, तो जो अभी परंपरागत तरीके हैं इम्तिहान के वो बिल्कुल मुनासिब है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने मोटे तौर पे समझ लिया है और अगर आपको किसी समस्या का हल ढूंढना है, तो वो समस्या का हल किसी एक विषय से नहीं निकलेगा, बहुत सारे विषयों के समावेश से निकलेगा। प्रोफेसर साहब, माफी चाहता हूं मैं आपको रोक रहा हूं प्रोफेसर साहब, लेकिन जब आपने ऑब्जेक्टिव सिस्टम किया तब भी तो आपने यही दलील दी थी। देखिए, हर रिफॉर्म चेंज नहीं होता, हर चेंज रिफॉर्म नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि ये बड़ा अच्छा है कि एक ट्रायल बेसिस पे किया जा रहा है, और ट्रायल के कुछ नतीजे सामने आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ डेटा स्टैटिस्टिक्स सामने आएंगे कि ये किस तरह से लोगों को हल कर रहा है। मुझे नकल से ज्यादा जो चिंता इस बात की है कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं समाज में, और जो बहुत बड़ा तबका होगा जिनके पास लर्निंग रिसोर्सेज कम हासिल हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या अंतर हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं ये सीखने की खाई और बढ़ा देगा? तो मुझे नकल की चिंता इतनी नहीं है, मुझे चिंता इस जरूर जरूर। हमारे साथ एकता बलिया जी भी जुड़ गई हैं, प्रिंसिपल है उम्मेद स्कूल जोधपुर। मैडम, आपका क्या कहना है? बच्चों को किताब दे दिया जाए एग्जाम में, नकल तो रोक नहीं पाते हैं, अब पेपर लीक रोक नहीं पाते हैं, अब किताब भी थमा देंगे? सर, इसमें मेरा ये मानना है कि इसका जो सीबीएसई ने ये जो कदम उठाया है, इसमें सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया है वो स्टूडेंट एंजाइटी पे किया गया है कि स्टूडेंट्स स्ट्रेस फ्री रहें। और जो कोविड आया था, कोविड के साथ बच्चों का जो बेस फाउंडेशन जो पूरा खराब हुआ है, जिसमें उनकी लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है, तो एटलीस्ट वो प्रैक्टिस को रिवेल कर सकते हैं बच्चे, प्लस स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। जो 2-2.5 साल उनका खराब हुआ है, उसमें जो उनका लॉस हुआ है उसको एक कवर अप करने का एक तरीका है, और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। नहीं, एज ए प्रिंसिपल आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आएगी आपको एग्जाम लेने में? अभी तो एग्जाम करने जाता है तो जूते मोजे तक उतरवा के देखते हैं। अब तो आप बोल रहे हैं किताब भी लेके जाइए, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? जो बच्चे कैसे इसको कोप अप करेंगे? फिर तो कहेंगे कि एग्जाम ही अलाउ है, पढ़ना क्या है, बुक ही अलाउ है, पढ़ना क्या है? नहीं नहीं सर, इसमें ये होगा कि बच्चा जो है, जो पढ़ के गया है या जो पढ़ रहा है, देखिए आज हमारे सामने आप कितनी भी बुक रख दीजिए, कितना भी कुछ रख दीजिए, लेकिन हम एक क्वेश्चन पेपर को पूरी बुक में से ढूंढ नहीं सकते। लेकिन हाँ, जितना हम देख पाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिटन प्रैक्टिस है वो हमारी रेगुलर रहेगी। सब कुछ आप बच्चों पे ही ट्रायल करते रहते हैं। आपने कहा ऑब्जेक्टिव कर देते हैं, जो बच्चा पूरा पढ़ेगा वही ऑब्जेक्टिव आंसर कर सकता है। फिर आपको कह रहे हैं हम एनालिटिकल करना चाहते हैं तो किताब दे दो। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट क्यों? कोई एक पुख्ता चीज क्यों नहीं है हमारे सिस्टम में? सर देखिए, जब तक हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जो इन्वेंशन जो होता है वो एक्सपेरिमेंट से ही निकलता है कोई भी, तो एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने भी 2020 में एक ओपन बुक टेस्ट किया था, जबकि वो ऑनलाइन किया था, जिसमें कि 78% बच्चा जो था वो पास हुआ था और 21% बच्चा नहीं पास हो पाया था, लेकिन उसका रेशियो 78% तक गया था। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बाहर फॉरेन्स में भी ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये हो रही हैं। चलिए, ऑनलाइन की आपने ऑनलाइन की बात की, मुझे तो ऑनलाइन भी समझ में नहीं आता, वो भी एक तरह से मैं समझ ही नहीं पाता हूँ वो नकल है, चीटिंग है, क्या है, और उसके बाद बच्चों का क्या हाल हुआ। आलोक जी, आप कुछ बार बार करें, फिर प्रोफेसर वीसी साहब के पास आऊंगा। जी आलोक जी। मैं तो कहता हूँ फिर आईएएस में ट्राई करें ना, यूपीएससी में सबसे ज्यादा तो एनालिसिस वही होती है, वहां अलाउ करें किताब लेना करके, और ऐसे प्रश्न बनाए कि वो बंदा किताब से पढ़ के वही कर ले। सबसे ज्यादा जो हमारी यंग ब्रेन है, आपको बता दें, हम लोगों को इमला पढ़ाया जाता था। मेरी वाइफ प्रिंसिपल है केंद्रीय विद्यालय में, वो एक कहती है कि आप भी इमला का कोई जोड़ नहीं है,
जो प्रोनाउंसिएशन है तो बच्चे की समझ है वो इमला से आती है। अब हम नहीं सकते में इमला बोल दिए, भूल गए हैं करना। तो मैं क्योंकि यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, यूपीएससी कोच हूँ, मैं जानता हूँ कि सरकार केवल नई पीढ़ी को बलि का बकरा क्यों बनाती है ना। जो ब्यूरोक्रेट बैठ करके वो नियम बनाते हैं, वो नियम पहले जरा जो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करते हैं उन्हीं को ऊपर लागू कराए। और सबसे बढ़िया एनालिसिस की जरूरत तो ब्यूरोक्रेट को होती है, तो आप वहां लागू करिए। हम बोर्ड की परीक्षाओं को बर्बाद मत करिए। ये तो जितने सारे आप प्रयोग करते हैं, नई जनरेशन, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अभी जो 15 साल 20 साल पहले जो पढ़े हैं और जो आज पढ़ रहे हैं, इनके ज्ञान में, इनके एनालिसिस में ये कमजोर हैं। पुराने लोग ज्यादा बेहतर हैं, तो फिर पुरानी शिक्षा व्यवस्था बेहतर है ना, तभी तो बेहतर हुए। आज का बच्चा 50 पेज नहीं पढ़ सकता, तो वो पढ़ेगा नहीं, उसके अंदर क्षमता ही नहीं है। तो बुक लेकिन वो और भी नहीं पढ़ेगा, बच्चा टेक्नोलॉजी के माध्यम पे है। आलोक जी, बच्चा क्या करेगा? बच्चा के हाथ में तो मोबाइल आ गया है, वो इंस्टाग्राम से फुर्सत ही नहीं है। बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? किताब खोलने का टाइम है क्या उसके पास? और जिसके पास पैसा है वो पढ़ा लेता है। प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे थे, वीसी साहब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, बगैर किसी तैयारी के कोई भी प्रयोग करना मुनासिब नहीं है। ऐसा नहीं है कि बगैर टीचर को ट्रेन किए हुए, बगैर लोगों को सेंसिटाइज किए हुए ये एक नई पद्धति लागू कर दी जाए। तो ये एक आसान काम नहीं होगा, इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग इन्वॉल्व होगी। दूसरी चीज, ये जो सारा आर्गुमेंट है कि स्ट्रेस कम करना और तमाम चीजें, हो सकता है कि ये आर्गुमेंट दिया गया हो, लेकिन ये बहुत उचित आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट केवल एक है ओपन बुक एग्जामिनेशन का, कि आप बच्चे के अंदर एक ऐसी स्किल पैदा करना चाहें कि वो तमाम सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ले करके और उसको एनालाइज करके और एक नया सोल्यूशन दे सके। मसलन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने एक मैथमेटिक्स का सवाल है और उसको बताया कि साहब फला फार्मूले से इसको तय कर दो, तो अब उसको फार्मूला याद रखना चाहिए। और वो फार्मूला अगर उसने याद रख दिया, उसमें नंबर सही फिक्स कर दिए, तो उसका आंसर सही आ गया, उसको जवाब मिल गया। ये सब कुछ मेमोरी रिकॉल पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेमोरी रिकॉल गलत चीज है, मेमोरी रिकॉल बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मेमोरी रिकॉल से बोल रहे हैं। लेकिन साथ में अगर हमने एक प्रॉब्लम उसको दे दी और उसको ये नहीं मालूम कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, कौन सी टेक्निक लगानी है, और अब उसके सामने किताब है कि आप उसको ढूंढ करके आप निकालिए। लेकिन देखिए, इसके साथ बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। 3 घंटे में ये ओपन बुक एग्जाम नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा, ढूंढने का समय देना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, जरा प्रिंसिपल मैडम से बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल मैडम जो हैं, तो उनसे बात करना जरूरी है। प्रिंसिपल मैडम, मुझे ये बताइए, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए आपको अपनी टीचिंग मेथड भी अलग करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है एज ए प्रिंसिपल, अब आप तो ज़्यादा चीज़ें फेस करिए। बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें, बच्चों को प्ले ग्राउंड में कैसे भेजें, बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे करने दें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, बजाय कि ओपन बुक कर दो। आपका क्या मानना है? सर बिल्कुल सर, ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें जितनी ज्यादा हमें हेल्प की जरूरत है वो पेरेंट्स की जरूरत है। क्योंकि मोबाइल बच्चा स्कूल में कभी भी नहीं लेता है। हम बच्चे को 100% मोबाइल से या किसी भी सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से हम 6 घंटा दूर रख सकते हैं, बट बाकी के 18 घंटे उनको इन सब चीजों में सोशल मीडिया से दूर रखना, मोबाइल से दूर रखना और प्लेग्राउंड में लाना, ये पेरेंट्स का काम होता है। तो इसके लिए हमें पेरेंट्स की ज्यादा जरूरत होती है। प्लस अभी प्रोफेसर साहब ने बोला कि इसमें टीचिंग ट्रेनिंग्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो सब ये जो सीबीएसई कर रहा है, ये डीयू की हेल्प से कर रहा है, ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, और अभी ये किसी भी तरीके से पूरी सारे सीबीएसई स्कूल्स में लागू नहीं होगा ये। और कुछ ही सब्जेक्ट्स में, जैसे कि 9th 10th में हम इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस में इसको लागू कर रहे हैं, और 11th और 12th में इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में हम इसको लागू कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का मतलब एक तरीके का एक एक्सपेरिमेंट है कि हाँ, अगर ये बिल्कुल इजीली और गुड फ्लो के साथ अगर ये सक्सेसफुल होता है, तो हम इसको सभी स्कूल्स में सीबीएसई इसको लागू करेगा। अभी ये पूरी तरीके से लागू किसी भी सीबीएसई स्कूल में नहीं होगा। लेकिन मैडम, जो हम इंग्लिश हिंदी में तो जो पैराग्राफ देख करके क्वेश्चन हल करना होता है, वो जो अभी आलोक जी बता रहे थे, वो
वो भी तो वो ओपन बुक ही हो है ना एक तरह से। बिल्कुल ओपन बुक है, बिल्कुल। और ये हम बचपन से कर रहे हैं, आपने भी किया जी। होगा, मैंने भी किया है, और हमारे पेरेंट्स ने भी किया है। उसको हम अनसीन पैसेज कहते हैं, हाँ। एक सरल भाषा में बोले, उसी का ही एक ये रूप है सर। उसमें भी आप देखिए, उस पैसेज को समझना, उस पैसेज का पूरा जो मोटिव होता है, उस मोटिव को समझना और लिखना, ये भी एक क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर ही आता है। आलोक जी के पास चलूंगा। आलोक जी, अब इसका एक पहलू ये है कि जो आप एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार करते हैं अब अपने स्कूल और कॉलेज के अलावा, जिसको कोचिंग भी कहते हैं, क्या इससे कोचिंग सेंटर की भी जिम्मेवारी अलग ढंग से बढ़ेगी? क्या वहाँ भी एक अलग ढंग से सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी यदि ऐसे एग्ज़ाम के सिस्टम होते हैं? अभी तक तो लोग सीखते हैं कि भाई टिक मार्क कर दिए, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक का करना है, कोई पैसेज लिखना है। अब क्या वहाँ भी बदलना होगा? नहीं, वो जब पढ़ाई का पैटर्न बदलेगा तो सारे सिस्टम में बदलाव लाने पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब ये पढ़ाई का ये व्यवस्था आएगी एग्जाम की, तो हम सबको बदलना पड़ेगा। वो बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। समस्या आती क्या है, ये स्टूडेंट के विकास के लिए जरूरी है। जैसे आप स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन हो जाएगा। मैं फिर यूपीएससी को उदाहरण लेता हूँ। डीएम को फिर क्यों नहीं बुक्स ओपन कराया था यूपीएससी के लिए? उसको तो अलग अलग तरह की समस्याएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो वो एग्जाम वहां क्यों नहीं कराते हो? तो वहां पर फिर वो जो 5 क्वेश्चन पूछ के 10 क्वेश्चन पूछ के और हम लिखा करके वहां अपनी एनालिटिकल पावर कैसे नहीं हम सही कर लेते? क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा एनालिसिस वाला लिखे। इसके लिए वो ओपन बुक करने की जरूरत नहीं है। आप हमसे पेपर का पैटर्न बनवा लीजिए, आप देखिएगा बच्चा बगैर किताब पढ़े क्वेश्चन सॉल्व कर दे। ये तो पेपर की फ्रेमिंग बदल के आप कर सकते हैं। इसके लिए ओपन बुक करने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस पावर बढ़ाने के लिए भी आपको याद होना जरूरी है। अगर याद नहीं तो एनालिसिस क्या करोगे आप? इसलिए मैं फिर कहता हूं कि हमारे सदियों पुरानी परंपराओं को, लेकिन रट्टा मारने की आदत तो खत्म हो जाएगी ना आलोक जी? रट्टा मारने वाली आदत तो खत्म हो जाएगी ना? आपको बताएं, आज जो हम पुराने समय में हमसे कहा था रट्टा मारो, उस रट्टा का मैं बहुत समर्थक नहीं हूं। आप लर्निंग और जो होती है, जो उसको हम थ्रोट लर्निंग कहते हैं, उसमें एक अंतर है। थ्रोट लर्निंग का विरोधी हूं मैं, लर्निंग का कतई विरोधी नहीं। चलिए वीसी साहब के पास चलते हैं। वीसी साहब, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा आपसे। आलोक जी ने कहा कि फिर यूपीएससी में भी कर दो। मुझे लगता है कर ही देना चाहिए। अब देखते हैं यूपीएससी कैसे एग्जाम लेती है। नहीं, ये आर्गुमेंट गलत है। ये अगर जो टेस्ट हम करना चाह रहे हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन से, और जिसके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन इन्वेंट हुआ है, वो यूपीएससी में भी हो जाना चाहिए। कोई हरज उसमें नहीं है। तो जिंदगी में ये दोनों सलाहियतें हम लोग यूज करते हैं, दोनों तरीके हम लोग यूज करते हैं। देखिए, अभी जो हम लोग ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं वो इसलिए कि कोरोना के समय में ओपन बुक एग्जामिनेशन के नाम पे जो किया गया वो ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं था जी। वो तो एक ऐसा शॉर्टकट तरीका था जिसमें कि सारे बच्चों को पास कर दिया गया। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस के पैटर्न में कोरोना से पहले और कोरोना के दौरान कोई अंतर नहीं आया। जबकि सीधी सी बात यह है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से फ्रेम होते हैं। तो इन दोनों चीजों को कंफ्यूज न किया जाए। ओके। मेरी एक चिंता जो मैंने पहले कही थी और अभी प्रिंसिपल मैडम ने जो बात कही कि इस पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, ये बड़ा टिपिकल अर्बन फिनोमिना है। ओके। देखिए, तकरीबन 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके कि पेरेंट्स इस पोजीशन में होंगे कि जो बच्चों को गाइड कर सके। 85% पेरेंट ऐसे होंगे। वो 80 करोड़ लोग जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है, वो पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को गाइड करने की पोजीशन में नहीं है। सही में। तो ऐसे मौकों पर उन बच्चों के लिए चैलेंज बढ़ जाएगा। और अगर सीबीएसई ने तय किया कि ओपन बुक ऑनलाइन होगा तो ये चैलेंज और भी बढ़ जाएगा। ओके। सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, लास्ट वर्ड मैडम, आपसे लास्ट वर्ड। बहुत जिम्मेवारी बढ़ने वाली है आप लोगों की। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे लास्ट में? जिम्मेवारी बढ़नी पड़ रही है। और जो सबसे बड़ी बात इसमें जो मेरे को अभी आलोक जी ने बोली कि हमारा जो पुराना शिक्षा का तरीका है वो ही हमें अपनाना चाहिए। इसमें सर अगर हम देखें, जैसे कि आपको या हमको, हमारे सामने भी हम जब स्टूडेंट्स रहे तो ये चीजें बहुत फेस हुई हैं हमको कि हमको कोई चीज नहीं समझ में आ रही। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, रट्टाफिकेशन कर लेते थे, रोट लर्निंग कर लेते थे, जो कि बच्चे आज भी करते हैं।
ऐसा नहीं है कि इसमें ओपन बुक लर्निंग में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना, ओपन बुक एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, खाली किताब खोली और हमने अपना एग्जामिनेशन दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको पढ़ना होगा, तभी वो बता पाएगा जी। कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पेज नंबर 10 पे मिलेगा मेरे को या पेज नंबर 15 पे मिलेगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी एक मेमोरी बेस्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग है, आप समझिए इस चीज को। रेक्टाफिकेशन से दूर होने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है जो कि आलोक जी, CBSE आलोक जी, आलोक जी, 30 सेकेंड, कम से कम किताब तो पलट के देखना ही पड़ेगा, किताब तो पलट के देखना ही पड़ेगा कि किस पेज पे क्या लिखा है, इतना तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कितना करना उतना कठिन नहीं है। मैं चाहता हूँ एग्जाम का पैटर्न वो हो जिसमें ओपन बुक का हिस्सा थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा एनालिसिस वाला भी हो, थोड़ा लर्निंग वाला भी हो, जिससे कि बच्चे का चौमुखी विकास हो। पूरा पूरा ओपन बुक मेरी तार्किकता पे समझ में नहीं आता। चलिए, उसमें परसेंटाइल और बढ़ा सकते। चलिए आलोक जी, आपका, प्रोफेसर कमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एकता मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, बहुत ज्ञान भरी बातें हुई और मैं भी बहुत ज्ञानवर्धन हुआ आज के इस शो में। टेलीविज़न में ऐसी डिबेट कम देखने को मिलती है।